सुंदरबन की उलझी हुई भूल भुलैया के भीतर, जहां जमीन बढ़ते ज्वार के साथ डूब जाती है और हवा नमक और सड़न की गंध से भारी हो जाती है, वहां एक शांत शिकारी छाया का पीछा करता है। यहां दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल में बाघ कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि एक प्रेत है। धारियों वाला एक जल्लाद है, मौत का देवता है जो अदृश्य रूप से चलता है। सदियों से पानी के इन किनारों पर रहने वाले लोगों ने एक ही भयानक सत्य कानाफूसी की है, जो है कि सुंदरबन के बाघ इंसानों से नहीं डरते हैं, बल्कि वे उनका शिकार करते हैं। अन्य जंगलों में अपने चचेरे भाइयों के विपरीत इन शीर्ष शिकारियों ने मानव मांस के लिए एक अस्थिर स्वाद विकसित कर लिया है। मछुआरों, शहद इकट्ठा करने वाले और लकड़हारे जो उनके क्षेत्र में जाने का साहस करते हैं, अक्सर कभी वापस नहीं लौटते हैं। कुछ बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, अन्य केवल रक्त रंजित धरती और बिखरे हुए अवशेष छोड़ जाते हैं। कोई नहीं जानता कि ये बाघ इतने भयानक हत्यारे क्यों बन गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये नमकीन पानी पीने से उत्पन्न भूख है, जिससे उनकी इंद्रियां यानी सेंसेस विकृत हो जाती हैं। दूसरों का दावा है कि डूबे हुए लोगों की आत्माएं मैंग्रोव में भटकती हैं, जो बाघों के कानों में पागलपन भरी बातें फुसफुसाती हैं। कारण जो भी हो, एक तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि सुंदरबन में आप कभी अकेले नहीं होते हैं। और जब यह हमला करता है तो कोई चेतावनी नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, केवल मौत के उस आतंक को महसूस किया जा सकता है जो आसमान से बिजली की तरह एक मासूम पे आ गिरती है। आज मैं सुंदरबन के एक आदमखोर की कहानी उस व्यक्ति की आवाज में सुनाऊंगा जिसने ये कहानी लिखी है और जिसे सुंदरबन का सबसे बड़ा शिकारी माना गया है। वे प्रसिद्ध पचब्दी गाजी हैं। 23 मनुष्यों को खाकर ये भयानक बाघ मेरे हाथों मारा गया था। सतखीरा जिले के श्यामनगर थाने का ज्यादातर इलाका सुंदरबन का है। रायमंगल और यमुना दोनों नदियां श्यामनगर से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ दोनों नदियों के बीच के एरिया को अथरबेकी कहा जाता है। लगभग 20 मील लंबा ये मौजा पूरा जंगली इलाका है। मौजा एक प्रकार का प्रशासनिक जिला है जो एक विशिष्ट भूमि क्षेत्र के अनुरूप होता है, जिसके भीतर एक या अधिक बस्तियां हो सकती हैं। सुंदरबन सुंदरी, केवड़ा, बेल और अन्य पेड़ों के साथ एक बहुत घना जंगल है। घनी हेंटल की झाड़ियां से भरा हुआ ये जंगल बाघों का मुख्य ठिकाना है। ये मौजा लगभग एक तरह के जाल की तरह है, जिसमें नदी से कई छोटी छोटी नहरें निकलती हैं। लोग इस जगह को गोन लगा कहते हैं, जिसका अर्थ है ग्रहण। उस समय नहरें उफान पर होती थी, जिसकी वजह से किनारा धंस गया था और जंगल के अंदर भी घुटनों तक पानी आ गया था। फिर टाइड के खिंचाव के साथ सारा पानी नीचे चले जाता था और फिर पानी में कई छोटी और बड़ी खारे पानी की मछली पड़ी रहती थी। सुंदरबन की ज़्यादातर नदियां और नहर का पानी खारा है। मौजा के भीतर ऐसी कई नहरें हैं जो नदी में गिरती हैं। पूर्व खुलना, जैसोर, बारिसल, पटुआखली और नावखली ज़िलों के निचले इलाकों में लोगों के अधिकांश घर गोलपेटा के पेड़ों से ढके हुए हैं। गरीब मजदूर अपना पेट पालने के लिए जंगल में जाकर काम करते हैं और किसी तरह
इन पेड़ों की लकड़ियों को काटकर और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरते हैं। ये घटना 1966 की है, जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। सुबह 7 से 8 बजे के बीच 6 लोग 2 डोंगियों यानी छोटी बोट्स में गोलपाटा के पत्तों और लकड़ियों को काटने अथरबेकी गए थे। नहर के किनारे डोंगियों को बांध दिया गया था और किनारे पर कीचड़ मिट्टी में धंस कर वे लोग पत्तियां काट रहे थे। वे लोग एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे। एक आदमी ने 2 पत्तियों के बंडल को काटकर उन्हें जमीन पर रख दिया था और फिर तीसरे बंडल को काटने जा रहा था। उसी क्षण बाईं ओर से बाघ दहाड़ता हुआ आया और उस पर झपट पड़ा। जैसे बिल्ली चूहे की गर्दन काटकर उसे ले जाती है, वैसे ही वह उस आदमी को पीछे के जंगल में अपने साथ ले गया था। टाइगर की दहाड़ सुनकर 5 लोगों की रूह कांप उठी। उनमें से 2 आदमी अपना संतुलन खोकर पेड़ से नीचे गिर पड़े। जब वे दोनों आदमी पूरी तरह से होश में आए तो 5 लोग उठकर उस पेड़ के पास जाते हैं जहां उनका साथी पत्ते काट रहा था। उसे बाघ उठा के ले गया था, जिन्हें उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वे इस आंखों देखी मौत के मंजर पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। वे उन्हें एक पेड़ के नीचे लहूलुहान होकर पड़ा हुआ मिला। सुंदरबन के लोग किनारों पर अक्सर विविधता में चलते हैं और दौड़ते हुए फंस जाते हैं। मरने वाले का नगन शरीर मुड़ा हुआ था और उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। पीठ और बाएं हाथ पर बाघ के पंजों ने मांस को पूरी तरह से निकाल दिया था। गर्दन को भयंकर रूप से काट दिया गया था और उसमें से बहुत सारा खून बह रहा था। बचे हुए लोग चिल्लाते हुए शव को नाव तक ले आए थे। नरभक्षी बाघ अपने पहले शिकार को पूरी तरह से खा नहीं सका था। अभी कुछ दिन पहले 4 लोग सुबह जल्दी से देर शाम तक जंगल में लकड़ी और पेड़ काट रहे थे। रात में लकड़ी काटने के बाद एक आदमी नदी के किनारे की जमीन से 7 से 8 फीट ऊपर बने एक छोटे से कमरे में जाता है और बिस्तर पर सो जाता है। कई लोकल लोग हाई टाइड के दौरान नहर में रात बिताते हैं। यदि लो टाइड के दौरान नहर में पानी कम हो तो नाव को नदी तक ले जाया जाता है और लोग किनारे से 15 या 20 फीट तक पानी में जाकर उसमें सो जाते हैं। नाव में सभी के लिए सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। नाव का बाकी हिस्सा पत्तों से भरा होता है। उन पत्तों के ऊपर एक बिस्तरा बनाया जाता है। चावल और दाल खाकर 4 लोग रात को सो गए थे। चारों लोगों का शरीर बोट के अंदर था, लेकिन उनके पैर बाहर थे। उसी सुबह कुछ ही मील दूर किनारे पर बाघ ने उनके एक साथी को अपना निवाला बना लिया था। इन 4 लोगों ने उसकी चींख को सुना था, हालांकि उन्होंने उसका शव नहीं देखा। जिस शख्स को बाघ उठाकर ले गया था, उसकी चींखें सुनने के बाद भी इन 4 लोगों ने नाव पर ही रात बिताने का फैसला किया। ये उनका सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था। सुंदरबन में इस तरह के फैसले के गंभीर परिणाम होते हैं। अथरबेकी का बाघ सुंदरबन के इतिहास में सबसे खतरनाक बाघों में से एक था। वैसे तो वो किसी भी आदमी को पकड़ लेता था। रात के लगभग 12 बजे बाघ चुपचाप एक किनारे से दूर नाव में चढ़ गया। लोगों और बाघ से भरी नाव एक तरफ झुक जाती है और डूबने लगती है। तभी बाघ ने अपना आधा शरीर उठाया और सोए हुए आदमी की गर्दन पर काट लिया। वे केवल एक शब्द ही बोल सका, बकवास। बाकी तीनों आदमी जाग गए और अपनी नाव पर घटी उस भयानक घटना को देखकर चिल्लाने लगे। बाघ आकार में बहुत बड़ा था और उन्होंने
उसे नदी को पार करते हुए अपने दोस्त के शव के साथ जंगल में प्रवेश करते हुए देखा। बाकी की रात 3 लोगों ने खौफ में बिताई। सूर्योदय के बाद नाव पर सवार बाकी लोगों को पास की नाव से मदद मिली। शोर मचाते हुए अब लोग जंगल में घुस गए थे। उन्होंने जमीन पे बाघ के पंजों को देखा। वे लगभग 6 मील अंदर घुसे ही थे कि एक खाली जगह पर उन्हें उस आदमी का शव मिला। उसका शव आधा खाया हुआ था। उन्होंने वन विभाग के अस्थायी कार्यालय में उस हादसे का रिकॉर्ड दर्ज कराया और फिर नदी के किनारे उस आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि इस हादसे के बाद 3 दिन तक बाघ ने किसी पर भी हमला नहीं किया था, पर पूरे इलाके में भयंकर दहशत फैल गई थी। वन विभाग के अधिकारी उस आदमी के हादसे के तुरंत ही कुछ बंदूकें और राइफलें लेकर निकल आए थे। अधिकारियों में अन्य हंटर शामिल थे। फॉरेस्ट कर्मचारियों में से कुछ ऐसे भी अफसर थे जो शिकार करना जानते थे, लेकिन वे पेशेवर शिकारी नहीं थे। जब भी आदमखोर बाघों द्वारा कोहराम उभर के सामने आता था, तब ये शिकारी तुरंत वहां पहुंच जाते थे और बाघों से निपटने की कोशिश करते थे ताकि वे लोकल लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। जब भी ऐसी घड़ी आती तो वन विभाग आदमखोर बाघों के लिए इनाम की घोषणा करता था। इसी के साथ पेशेवर शिकारियों को तत्काल संदेश भी भेजा जाता था। 3 दिन बाद फूलखाली में बाघ ने एक और आदमी को मार दिया था। फूलखाली से काचीकाटा नहर की दूरी आधे मील से अधिक नहीं है। 2 डोंगियों में 6 लोग पतिया काटने गए थे। फूलखाली में उस आदमी की हत्या करने के बाद जो लोग अब पेड़ और झाड़ियां काटने जा रहे थे, वे जंगल में छिपे खतरे से भली भांति परिचित थे। यदि समूह अलग थलग होने के बजाय एक दूसरे के करीब होता तो बाघ के हमले की संभावना कम रहती। ये लोग बहुत सावधानी से काम कर रहे थे। सुबह से दोपहर तक बिना रुके उन्होंने पत्ते काटे, फिर वे नहाए और अंत में नाव में बैठकर उन्होंने खाना खाया। फिर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर पत्ते काटने के लिए वापस चल पड़े। प्रत्येक आदमी दूसरे से 5 या 7 फीट से अधिक दूर नहीं था। अचानक एक भयानक दहाड़ के साथ बाघ झाड़ियों से उछलकर बाहर निकला और उसने एक आदमी की गर्दन पर वार किया। हमले के झटके और बाघ के विशाल शरीर के वजन से वो आदमी जमीन पर ही गिर पड़ा। उस आदमी के दोस्तों ने बहुत बहादुरी से उसे मौत के मुंह से बचाने की कोशिश की। 5 दोस्त तेज आवाज में चिल्लाते हुए उन्होंने जो शाखाएं काटी थीं उन्हें उठा लिया और उनसे बाघ को मारना शुरू कर दिया। बाघ अपने शिकार को छोड़कर जंगल के अंदर चला गया। आदमी का शव वहीं था। उसके गले और सिर से काफी खून बह रहा था। बाघ ने उसकी खोपड़ी कुचल दी थी। लड़कों ने उसके शरीर को एक कपड़े में लपेटा और उसके अवशेष उसके परिवार को सौंपने के लिए उसके गांव की ओर चल पड़े। कुछ दिन बाद जब इन लड़कों की टोली फिर पत्ते काटने आई, तब मैं वहां था। मैं उनसे जाकर मिला और घटना का विवरण जानना चाहा। तब एक लड़का मुझसे कहता है कि एक बड़ा बाघ मेरे सिर के ऊपर से कूद गया था और मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया था। दूसरा आदमी कहता है कि मैंने छड़ी से बाघ को पीटा। दोनों बातें रोमांचकारी से अधिक साहसिक थी। अपने सामने अपने साथी को बाघ दोबारा ले जाते हुए देखना और उसे बचाने के लिए उस शक्तिशाली और क्रूर जानवर को लाठी से भगाने की कोशिश उनके लिए आसान नहीं रही होगी। यहां हम सर्कस या चिड़ियाघर में रखे बाघ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। घने जंगल में दूर से भी एक सामान्य बाघ का दिखना आत्मा में भय उत्पन्न कर देता है, पर जब बाघ आपके सामने हो तो चीजें अलग होती हैं। आपका दिल सचमुच रुक जाता है और आप उसकी गुर्राहट से कुछ हद तक स्तब्ध हो जाते हैं।
और जब वह आप पर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ एक भारी मुक्के की तरह आपकी छाती और आत्मा पर वार करती है। लोगों का बाघ का निवाला बनने के बाद पूरे वन विभाग में हड़कंप मच गई थी। वन अधिकारी सुबह और शाम उसे ढूंढने और गोली मारने का सर्वोत्तम प्रयास करते रहे। हालांकि किसी को भी इस बाघ को गोली मारने का अवसर नहीं मिला था। इसी समय वन विभाग ने इस बाघ का शिकार करने के लिए सुंदरबन के पेशेवर शिकारियों को संदेश भेजा था। मैं तुरंत निकल पड़ा और अथरबेकी के वन कार्यालय में जा पहुंचा। वन विभाग की ओर से शिकारियों को हर तरह की सुविधाएं मुआयना कराई गई थी। मुझे कुछ वन रक्षकों के साथ एक नाव में ले जाया गया। मैंने सुबह नाव को नदी में ही छोड़ दिया। शाम को एक नहर से दूसरी नहर तक, एक किनारे से दूसरे तक, और जहां तक संभव हो सके मैं जंगल के अंदर गया और बाघ को ढूंढने लगा। विशाल जंगल में ना तो सड़कें हैं और ना ही कोई सूखी जमीन। जंगल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। इस बीच अथरबेकी क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों और मछुआरों को निर्देश दिया गया कि वे किसी भी बाघ पर हमला ना करें, और अगर कहीं भी बाघ उनको दिखाई दे तो तत्काल अस्थायी वन कार्यालय या किसी फॉरेस्ट बोर्ड को सूचित कर दिया जाए। फिर हम सभी ने कई दिनों तक बाघ को खोजने की कोशिश की। हमारे सारे प्रयास असफल रहे। बाघ हमें कहीं नहीं दिखा। इसी निराशा के बीच अचानक एक दिन एक और बेहद दुखद मौत की खबर आई। अथरबेकी मौजा से एक हिंदू मछुआरा अपने बेटे के साथ नहर में मछली पकड़ रहा था। इस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सारा जीवन सुंदरबन की नहरों और गंगा नदी में मछली पकड़ने में बिताया था। वह अपने बेटे को भी आज अपने साथ ले गया था। पिछली शाम पिता और पुत्र मछली पकड़ने के जाल को नहर में डालने के लिए नदी में गए थे। उस दिन सुबह जब लो टाइड के कारण पानी नीचे चला गया तो पानी में सरसराहट हुई। विभिन्न प्रकार की खारे पानी की मछलियां, बड़ी और छोटी, वे पकड़ते थे। दोपहर हुई तो खाना बनाने का इंतजाम करना था। बूढ़ा पिता लकड़ी लेने के लिए किनारे की ओर गया और लड़का मछली पकड़ने में लगा रहा। अचानक लड़के ने हुश की आवाज सुनी। फिर लकड़ी काटने की आवाज आना बंद हो गई थी। भ्रमित लड़का पिताजी पिताजी वह बैंक की ओर भागते हुए चिल्लाया, लेकिन बूढ़े पिता की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वह एक मूर्ख आदमी की तरह जंगल में घुस गया था। अचानक कुछ ही समय में उसने बाघ की गहरी आवाज सुनकर वापस नाव में जाने का फैसला किया और जल्दी से मदद के लिए कुछ लोगों को उसने इकट्ठा किया। यह सुंदरबन की एक अद्भुत एकजुटता है। यह सुनकर कि किसी के पिता, भाई या साथी को बाघ उठा ले गया है, आसपास के सभी लोग वहां आते हैं, खतरे को नजरअंदाज करते हैं और यथासंभव मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिल्लाते हुए सभी ने बाघ के पैरों के निशान और खून के धब्बे देखे। बाघ जंगल के अंदर घूमता रहा। कुछ दूर जाने पर उन्हें आदमी के पहने हुए कपड़े मिले। बेटा अपने पिता के खून से सने कपड़े हाथ में लेकर पागलों की तरह इधर से उधर भागने लगा था। उस भ्रमित क्षण में उसे विश्वास था कि यदि वह जल्दी जा सका तो वह अपने पिता को जीवित बचा लेगा, लेकिन 5:30 बज चुके थे। खोज दल को खोज स्थगित करने और लड़के को नाव पर वापस ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जंगल में अब तेजी से अंधेरा हो रहा था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना था। यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इस आदमी के शव के अवशेष बरामद किए गए थे। अथरबेकी मौजा की सीमा के भीतर ये बाघ एक के बाद एक असहाय मछुआरों और अन्य लोगों को खाने लगा था। सभी क्षेत्रों में अनेक चैनलों में भयंकर आतंक मच गया था। सुंदरबन के लोग अपनी जान जाने के डर से उन्होंने अब लकड़ी और पत्तियों को काटना बंद कर दिया था। मछुआरे भी मछली पकड़ना बंद कर चुके थे। इन सब की आजीविका पर अब खौफ की मोहर लग चुकी थी। कुछ वन अधिकारियों, अन्य शिकारियों
और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी नरभक्षी बाघ हमें नहीं मिला। मुझे केवल बाघ के पैरों के निशान मिले थे। हालांकि ये निशान कुछ दिन पुराने थे। मुझे एहसास हुआ कि ये एक बड़े बाघ के पंजे थे। मैंने इससे पहले इतने बड़े पंजे कभी नहीं देखे थे। उस समय एक जर्मन टेलीविजन टीम फिल्म शूट के लिए सुंदरबन आई थी। सामान्य रूप से विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन और विशेष रूप से रॉयल बंगाल टाइगर को शूट करने आई थी। जब विदेशी सुंदरबन आते हैं तो मुझे आम तौर पर वन विभाग द्वारा उनका गाइड नियुक्त किया जाता था। मुझे जर्मन टीम का गाइड भी नियुक्त किया गया था। अथरबेकी में एक आदमी पर आदमखोर ने हमला कर दिया था और उस इलाके के मछुआरों पर टीम ने कहा कि वह इस हमले की बात को सुनकर वहां जाना चाहेंगे। टेलीविजन के लिए काम करने वाले लोगों के लिए यहां जितना रोमांच है उतना ही डर भी है। मुझे उन लोगों को वहां नहीं ले जाना चाहिए था। मछुआरों ने वहां मुझसे कहा कि इस इलाके को छोड़ दो और जंगल में किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। मन के एक पक्ष की अनिच्छा दूसरे पक्ष की इच्छा पर हावी हो गई और सभी संभावित खतरों का उल्लेख करने के बाद मैं अंत में जर्मन पार्टी को अथरबेकी ले गया। वन कार्यालय और पेशेवर शिकारियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कोई भी इस आदमखोर पर गोली चलाने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि तीरा ने बाघ के पैरों के निशान की तलाश की। रात में जागते हुए उसने कई खतरों का जोखिम उठाया। बाघ बूढ़ा होने पर ज्यादातर आदमखोर बनता है। जब उसके शरीर की ताकत कम हो जाती है, जब वह तेज हिरण को नहीं पकड़ पाता, सूअर नहीं पकड़ पाता, तब बाघ लोगों को पकड़ लेता है, क्योंकि हम उसके लिए एक आसान शिकार होते हैं। और एक बार जब बाघ को आदमी के खून का चस्का लग जाता है तो बाघ सिर्फ आदमी को ही खाता है और किसी अन्य जानवर को पकड़ने नहीं जाता। अथरबेकी का आदमखोर बाघ 20 मछुआरों और लोगों को मार चुका था और उसने एक खतरनाक रिकॉर्ड बना दिया था, और वह भी सिर्फ 1.5 से 2 महीने के भीतर। सुंदरबन के इतिहास में इतना व्यापक भय और गतिहीनता कभी नहीं देखी गई थी। मैं उन 2 घटनाओं का वर्णन करने से खुद को नहीं रोक सकता जब हम जर्मन टेलीविजन दल के साथ अथरबेकी पहुंचे थे। गुनीन एक गुणवान के रूप में जाने जाते थे, जो जंगल के क्रूर प्राणियों को वश में करने का मंत्र जानते थे। सुंदरबन के कई लोग और मछुआरे उनके साथ जंगल में काम करने जाते थे और उनसे मंत्रपुत लाल कपड़े का एक टुकड़ा ले जाते थे और उस कपड़े को निशानी के तौर पर कार्यस्थल पर रख देते थे। अब तक इस मायावी आदमी का कहना था कि उसके मंत्र की प्रभावशीलता कभी भी झूठी साबित नहीं हुई थी। मछुआरों के मन में उसके प्रति विशेष सम्मान था। उसने एक बार एक मंत्र पढ़ा था, यदि अगर वह किसी को दिया जाता तो जंगल की देवी बॉन बीबी को वश में कर लिया जाता, जिससे बाघ और करीब आने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जंगल की विशालता, अंधेरे से भरा वातावरण, हर जगह नरभक्षी बाघों के होने का खौफ, अजगरों, मगरमच्छों और शार्क की मौजूदगी के कारण लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली असहायता की भावना जायज थी। इसलिए यहाँ के लोग इन मंत्रों की शक्तियों में बहुत विश्वास रखते हैं, जो कम से कम यहाँ के लोगों को जंगल में काम करने की ताकत देता है। लेकिन इस प्रसिद्ध गुणी व्यक्ति का मंत्र अंत में उसके अपने जीवन में व्यर्थ साबित हुआ। गुनीन लोगों के साथ लकड़ी और गोल पट्टा काटने के स्थान पर जाना चाहता था, लेकिन वन विभाग ने इस बार उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। अधिकारी ने गुनीन से ढोलान पीर नहर के अलावा किसी और नहर का टिकट लेने को कहा, क्योंकि ढोलान पीर में सबसे ज्यादा हादसे हुए थे। लेकिन गुनीन सिर्फ ढोलान पीर का टिकट चाहता था। वहां बहुत सारे गोल पाटे थे और वे मंत्रों की मदद से उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेना चाहता था, जिससे बाघ के पास अधिक शक्ति नहीं रहती। तब वन अधिकारियों ने बड़ी अनिच्छा से लोगों की एक टीम को 5 नावों से पत्ते काटने की इजाजत दे दी। 4 डोंगियों और एक बड़ी नाव में कुल मिलाकर 15 लोग
डोलान पीर की नहर पर गए। रात को गुनीन ने मंत्र से इलाके को लॉक कर दिया और सुबह 7 बजे लोगों ने नहर के किनारे पत्तियां काटना शुरू कर दी। दोपहर तक काफी परिश्रम करके वे बड़ी नाव पर आ जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। रात में मंत्रों को मानने वाले सभी 15 लोग बड़ी नाव में गहरी नींद में सोते हैं। सुबह किसी के मन में भी किसी प्रकार का डर नहीं था। उस दिन पत्ते काटने के लिए लोग थोड़ा ऊपर की ओर गए। गुनीन अन्य नावों से आगे चल रहा था। लो टाइड के समय वे कुछ दूर जाकर नहर में फंस गया। बोट पर मौजूद एक आदमी ने बीड़ी जलाई और कहा कि तीनों आदमी इसे खींचेंगे। अचानक बाघ ने किनारे से छलांग लगा दी और गुनीन को पकड़ लिया। हमले से नाव पलट गई और बाघ शिकार समेत पानी में गिर गया। लोग कभी कभी अविश्वसनीय रूप से बहादुर हो जाते हैं। नाव में सभी लोग चिल्लाते हुए बाघ के सिर पर लकड़ी से प्रहार करने लगे। एक क्षण में बाघ ने गुनीन को छोड़ दिया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और फिर जंगल में भाग गया। 14 लोकल लोग गुनीन के साथ 2 मील दूर अथरबैकी में एक कार्यालय पहुंचे, लेकिन गुनीन की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। वह एक भी शब्द कहने में असमर्थ हो गया। गुनीन अब मर चुका था। खबर सुनते ही और गुनीन की लाश को देखकर कम से कम 30 लोग वहां से जंगल को चले गए थे। वन कार्यालय से 6 और लोग मेरे साथ बंदूक लेकर आए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सुंदरबन की यात्रा का एकमात्र रास्ता नाव से ही है। उस दिन गुनीन की लाश को दोपहर 2 बजे अथरबैकी के छोटे से कार्यालय में लाया गया था। अगर डोंगी मजबूत होती तो हम 1 घंटे में डोलान पीर नहर की ऊपरी पहुंच तक पहुंच सकते थे। उस दिन मैं करीब 3 बजे घटनास्थल पर पहुंचा। नरम जमीन पर बाघ के पंजों को देखते ही मैं पहचान गया कि ये वही नरभक्षी बाघ था। उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा बाघ कभी नहीं देखा था। हम में से 35 लोग चिल्लाते हुए जंगल की ओर आगे बढ़े। कीचड़ में बाघ के पैरों के निशान साफ नजर आ रहे थे। इस बाघ ने एक और आदमी को भी अपना शिकार बना लिया था और ताकत के साथ जमीन पर चला। परिणाम स्वरूप नरम जमीन और कीचड़ पर उस स्पष्ट रेखा का अनुसरण करना हमारे लिए आसान हो गया था। इसके अलावा जमीन पर पेड़ों की पत्तियों पर ताजा खून भी लगा हुआ था। उस अन्य आदमी के पैर का अंगूठा कीचड़ में कहीं खरोंचा गया था, जिसने एक ट्रेल बना दी थी। मैं सबके सामने रहा और अगर बाघ ने किसी पर हमला किया तो पीछे से वन कार्यालय के मंगाए हुए शिकारी बंदूक लेकर उस पर फायर करते। लगभग 6 मील गहरे जंगल में चलने के बाद हमें उस आदमी का शव मिला। नाव से यहां तक बाघ टहलते हुए आया था। वह कहीं भी नहीं रुका था या अपने शिकार को उसने एक बार भी जमीन पर रखा था। इससे मुझे बाघ की विशाल ताकत और आकार का अंदाजा हो गया था। वह अब पूरी तरह से आदमखोर बन चुका था। इस आदमी के शव के दोनों पैर मुड़े हुए थे। कमर और पेट के मांस के 3-4 टुकड़े खाए गए थे और सिर को काटकर पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया गया था। जंगल की गहराई में होने के बावजूद आसपास ज्यादातर छोटे और मध्यम आकार के पेड़ थे, जिन पर मचान बनाना संभव नहीं था। दूर एक केवड़े का पेड़ था जो जमीन से 13-14 फीट ऊपर था, जहां बिना मचान के बैठना सुविधाजनक था। मैंने रात को वहीं बैठकर बाघ का इंतजार करने का फैसला किया। बाघ आदमी के शरीर के बचे हुए हिस्से को खाने जरूर आता। आखिरकार लंबी मेहनत और कष्ट के बाद आज मुझे मौका मिल ही जाता। लेकिन दुख की बात है कि चीजें अलग हो गई थी। एक समस्या उभर के सामने आई। एक भी शिकारी या लोकल आदमी रात को मेरे साथ रुकने को राजी नहीं हुआ था और बिना किसी को साथ लिए अकेले बाघ का शिकार करना मेरे कुल का दस्तूर नहीं है। आदमी को अपने साथ किसी को रखना चाहिए। अफसोस मुझे कोई साथी नहीं मिला उस दिन। सुंदरबन के सर्वोत्तम शिकारी कबीले का सदस्य होने के नाते
मुझे अत्यंत मजबूरी में उस भयानक नरभक्षी बाघ को मारने का निश्चित अवसर छोड़ना पड़ा। सुंदरबन एक विशाल जंगल है। यहाँ शिकार करने का अंदाज अलग है और इसलिए कोई बिना साथी के भी बाघ का शिकार कर सकता है। ये प्रथा हमारे परिवार में नहीं है। मजबूरी में हम शाम होने से पहले ही उस आदमी के शव को कार्यालय में वापस ले गए। जर्मन टीम ने विभिन्न जानवरों की बहुत सारी तस्वीरें ली। वे अथरबेकी गांव भी गए। उन्होंने मेरी तस्वीरें भी खींची। तमाम खतरों को नज़रअंदाज करते हुए वे कुछ संभावित जगहों पर बाघों से मुकाबला करने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन सुंदरबन में नरभक्षी बाघों के शिकार की शैली अलग है। एक दिन एक बहुत ही खतरनाक जगह पर कई घंटों तक इंतजार करने के बाद मैं अंत में टीम को बहुत दूर सीमा से बाहर एक बाघ दिखाने में कामयाब रहा, लेकिन वह 3 साल का एक छोटा बाघ था। आखिरकार जर्मन टीम अपना काम खत्म करके खुलना के लिए रवाना हो गई। जाते समय मैडम लेकिनबर्ग ने मुझे एक टाइप किया हुआ प्रशंसा पत्र दिया, जिससे पाकर मैं बेहद खुश हुआ था। टीम के जाने के ठीक अगले दिन बाघ ने अथरबेकी नहर के पास एक आदमी को मार डाला। सुबह करीब 8 बजे कुछ लोग नहर के किनारे पत्ते काट रहे थे। तभी 5-6 फीट की दूरी से बाघ ने छलांग लगाई और एक आदमी की गर्दन पर वह जा गिरा और उसे सामने से उठाकर अपने साथ ले गया। आसपास के लोगों ने जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं की और 1 मील दूर सरकारी नाव में हमें सूचना दी। बिना एक पल की भी देरी किए मैं 12 बवालियों के साथ दुई के लिए रवाना हो गया। आधे घंटे से भी कम समय में मैं नहर के किनारे पहुंच गया था। वो आदमी 30 या 32 साल का एक युवक था जो अपने दाहिने हाथ से पत्ते काट रहा था, जब बाघ केवल 6 फीट की दूरी पर उसकी बाईं ओर एक झाड़ी में छिपा हुआ था, जिसने उसे एक छलांग में पकड़ लिया था। बाघ के कूदने से कीचड़ में बड़ा खड्डा हो गया था और वहां काफी सारा खून था। बाघ पूरे रास्ते सीधा चला था। जंगल से गुजरने के बाद मुझे सबसे पहले उसकी लूंगी जमीन पर पड़ी मिली, जो खून से लथपथ थी। नरम मिट्टी और जमीन में बाघों के पंजों को देखकर मैं बता सकता था कि ये वही विशाल आदमखोर बाघ था जो अथरबेकी में 23 मछुआरों और अन्य लोगों को अपनी खुराक बना चुका था। पहले तो मैं बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। जंगल से गुजरते हुए मैं कुछ ही समय में हेंतल की झाड़ियों से घिर गया था। इसके बाद विशाल हूड़ो वन ने मुझे घेर लिया। इसे पार करने के बाद मैंने देखा कि बेचारे आदमी के शरीर के घुटने मुड़े हुए थे, गर्दन टूटी हुई थी, पेट और जांग का मांस खाया हुआ था। बाघ जब भी इंसानों को मारते हैं तो सबसे पहले उनके शरीर के सबसे सॉफ्ट हिस्से को खाते हैं। बाघ यहां से पूर्व की ओर चला गया था, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि ये कहीं आस पास ही था। मैंने मरे हुए आदमी के परिजनों से शव को शाम तक वहीं रखने का अनुरोध किया और उनमें से केवल एक बहादुर बवाली मेरे साथ वहां रहने के लिए राजी हुआ। मुझे भी एक साथी की सख्त जरूरत थी। दोपहर के 3 बजे थे और सुंदरबन में मुझे 2.5 घंटे की रोशनी मिलती, जो उस समय मुझे बाघ को गोली मारने का अवसर देती। और यदि ऐसा नहीं होता तो परिजन वापस आकर उस आदमी का शव ले जाते और मुझे दूसरा मौका तब तक नहीं मिलता जब तक कि कोई और अभागा व्यक्ति बाघ का शिकार न बन जाता। उन स्थानों पर विचार करने पर जहां बाघ के लिए मैं बैठकर इंतजार कर सकता था, उनमें से कोई भी जगह मुझे बैठने के योग्य नहीं लगी। बैठने के लिए एकमात्र जगह जो कि बहुत खतरनाक थी वह नहर की ढलान थी। किनारे से नीचे ढलान पर लेटते हुए बस बाघ के लिए अपना सिर किनारे से ऊपर उठाना था मुझे। बाकी के सभी लोग जोर जोर से बातें करते और चिल्लाते हुए नहर पार करके डोंगी की ओर चले गए। मैं नहर के किनारे एक छोटी सी झाड़ी के अंदर सो गया। मैंने अपने साथी को मुझसे थोड़ी दूर चुपचाप मेरी बाईं तरफ लेटने को कहा। मैंने उससे कहा कि अगर आपको बाघ दिखे या कोई हलचल दिखे तो मुझे बुलाना नहीं, बस अपनी उंगली से मुझे इशारा कर देना।
मरे हुए आदमी का शरीर मुझसे लगभग 15 हाथ की दूरी पर था। यदि बाघ उसी तरह वापस आता जिस तरह से वह गया था, तो मुझे बंदूक को थोड़ा भी मोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब बंदूक की नाल और बाघ एक सीधी रेखा में होते। और अगर बाघ दाईं या बाईं ओर से आता तो बंदूक की नली मुझे घुमानी पड़ती। मैंने सोचा कि एक विशाल बाघ चाह कर भी उस नहर को एक छलांग में पार नहीं कर सकता था। उसे कम से कम 2 बार छलांग लगाने की आवश्यकता होगी, और उस स्थिति में मुझे लो टाइड वाली नहर के कीचड़ में उसके घूमने या किनारे के इस हिस्से पर नदी के पानी के छलकने की आवाज सुनाई देगी, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि बाघ यहां आ गया है। काफी समय से मेरी पलकें एक बार भी नहीं गिरी। मैं इधर उधर चौकन्ना होकर देखता रहा। जंगल में किसी भी दिशा में कोई आवाज नहीं थी, केवल हवा में पत्तों की सरसराहट थी। धारा के दूसरी ओर लगभग 6 मील दूर एक मुर्गे की अलार्म कॉल मुझे सुनाई दी, लेकिन मुझे ये कोई भयानक किस्म की कॉल नहीं लगी। मुझे लगा कि बाघ पूर्व की ओर चला गया था और अब उसी दिशा से हमारी तरफ आएगा। लगभग 200 मीटर उस दिशा से एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर की अलार्म कॉल अब मुझे सुनाई दी। इस भयानक पुकार को सुनते ही मैं समझ गया कि बाघ अब आ रहा था। हर पल रोमांच और भय से भर रहा था। मैंने सांस लेते हुए बंदूक का बट अपने कंधे पर रखा। 10 मिनट बाद मैंने बाघ को देखा, जो सीधे पूर्व की दिशा से आ रहा था। अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले वह रुका। उसने मरे हुए आदमी की लाश को देखा, फिर एक बार दाहिने ओर और एक बार बाईं ओर उसने अपना मुंह घुमाया और फिर शव से थोड़ा आगे आ गया। मैंने उसी क्षण उसकी गर्दन में गोली मार दी। मेरी राइफल से निकली 2 गोलियों से बाघ तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने 1 मिनट के लिए बड़बड़ाहट सुनी। विशाल नरभक्षी बाघ वहीं जमीन पर जमा रहा। मैं उठकर नहर के किनारे भागा और भागते हुए मैंने तीसरी गोली बाघ की छाती में मारी। उसका एक भी पैर नहीं हिला। मैंने 2 गोलियां फिर से लोड की और बहुत सावधानी से अपने साथी के पास पहुंचा। जमीन पर अब बहुत सारा खून बह रहा था। मैंने बंदूक जमीन पर रखी और 5 बार अल्लाह को पुकारा। तुरंत ही मैंने दूर से बाकी लोगों को अल्लाह अल्लाह कहते हुए सुना। इस बाघ ने 23 मछुआरों और कई अन्य लोगों को खा लिया था, जो अब मेरे सामने मरा पड़ा था। ये एक बूढ़ा बाघ था। इसके सामने के कुछ दांत गायब थे। शरीर के कुछ अंगों में काफी जख्म थे। जो लोग इसे पकड़ने की कोशिश में थे, उनके पेड़ की छड़ी से इसके शरीर पर काफी निशान पाए गए थे। बहुत सारे लोग अल्लाह अल्लाह पुकारते पुकारते आखिरकार वहां आ पहुंचे। बाघ को देखकर वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर अचानक वे खुशी से झूम उठे। उस मरे हुए आदमी के परिजन भी वहां आकर रोने लगे। बाघ को मारने के बाद हमने उस अभागे आदमी की लाश को नहर के किनारे एक साफ जगह पर दफना दिया था और बाघ के चारों पैरों को लटाओं से मजबूती से बांधकर 6 बलशाली आदमी बाघ के शरीर को नाव तक ले आए थे। हम रात में बुरी गोलिनी वन कार्यालय पहुंचे और तुरंत वायरलेस की मदद से खबर खुलना वन कार्यालय को भेज दी। ये एक 12 फुट लंबा बाघ था। इतना विशाल बाघ मैंने कभी भी नहीं देखा था। उस दिन मुझे कई लोगों के सामने वन विभाग की ओर से 500 रुपए का नकद इनाम भी दिया गया और मेरी फोटो भी खींची गई थी। बाघ के खौफनाक आतंक के खत्म होने के बाद सुंदरबन के अथरबेकी मौजा में मछुआरे एक बार फिर निश्चिंत होकर अपनी आजीविका कमाने में जुट गए। तो इस तरह पजब्दी गाजी ने मारा अथरबेकी के आदमखोर को। मैं एक नए नरभक्षी बाघ की एक और कहानी के साथ वापस जल्द आऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ वापस आने के लिए। कृपया अपने प्रियजनों और अपना ख्याल रखें।